ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। तो देखिए, कोई भी देखिए, चालक पर जो आवेश की प्रकृति होती है, ये दो होती है। या तो वो धनावेश होगा, या तो वो धनावेश होगा, या तो वो ऋण आवेश होगा। दो प्रकृति होती है, धनावेशित होगा या तो ऋण आवेशित होगा। ठीक है, दो प्रकृति होती है। आप जानते हैं किसी भी एटम में जो उसका नाभिक होता है वो धनावेशित प्रोटॉन रहता है उसमें, और बाहरी कक्षाओं में जो होता है, जो कक्षाएं रहती हैं, वहां पे ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याएं क्या होती हैं? बराबर रहती हैं। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब उसमें इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो जब कह रहा है एक चालक पर समान अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, जब इलेक्ट्रॉन अधिक है इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर इलेक्ट्रॉन आया है। जब उस पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन उस पर आएगा तो क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। तो देखिए, जैसे ध्यान रखिएगा कि अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन, बाहर जाता है, तब वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन आता है, उसमें इलेक्ट्रॉन आता है तो वो नेगेटिव चार्ज होगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कह रहा है एक चालक पर समान अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। 5 इलेक्ट्रॉन अधिक होने का मतलब क्या हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं। जब 5 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं तो इसमें आवेश कौन सा हो जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से दिखाते हैं। n की वैल्यू है 5। 5 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति। अब प्रकृति तो आप जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन आए हैं तो प्रकृति क्या होगी? ऋण आवेशित ही होगी, ऋण आवेश ही होगा। तो मात्रा, तो आवेश की मात्रा यानी कि Q आपको निकालना है। और आप जानते हैं जो मूल आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जिसको कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो फार्मूला इसका क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू यहाँ पर है 5 और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q इज इक्वल टू, इसका गुणा कर देंगे, 16 पंचे 80 हो जाएगा, और एक अंक पे दशमलव है, ये आप दशमलव लगा देंगे, और इंटू 10⁻⁻19। तो ये हो जाएगा इतना कूलाम। ये हो जाएगा इतना कूलाम। कूलाम, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया इतना कूलाम। और चूंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं तो प्रकृति कौन सा होगा? धन आवेश होगा, सॉरी ऋण आवेश होगा। इसमें प्रकृति कौन सी होगी? प्रकृति होगी इसमें ऋण आवेश। ऋण आवेश यानी कि वो ऋण आवेशित होगा, ऋण आवेश। तो ये प्रकृति हो गई इसकी। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक पर 9.6, एक चालक पर एक चालक पर 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम धनावेश है। चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं? ठीक है, तो देखिए धन आवेश है। धन आवेश हमने बताया था, धन आवेश कब होता है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। किसी भी पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जब इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलेगा तभी इस पे धन आवेश आएगा। इस पे धन आवेश तभी होगा जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है एक चालक पर 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम धन आवेश है। तो आवेश की मात्रा जो है यहाँ पर कितनी है? 9.6
9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना जो है उस पर धन आवेश है। क्या है? ये धन आवेश है। जब इस पर धन आवेश है, देखिए जब इस पर धनावेश है इतना, तो धनावेश होने का मतलब हुआ कि उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकले हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी। ठीक है, और ई की वैल्यू आप जानते हैं इसमें कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आप यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है आपसे, Q इज इक्वल टू होता है Ne। तो Q की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 9.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू n निकालना है आपको, और E की वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये 10⁻⁻19 10⁻⁻19 दोनों पक्ष में है, ये कट जाएंगे। तो n इज इक्वल टू अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये पक्षांतर कर देंगे तो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 9.6 अपॉन 1.6। पॉइंट एक एक अंक पर है तो ये पॉइंट कट जाएगा। जब ये पॉइंट कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, 96 अपॉन 16। 16 से काट देंगे तो ये 16 का 96, ठीक है, ये 6 बार जाएगा। ये देखिए n इज इक्वल टू कितने आ गए, 6। ये आपका आ गया आंसर। कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये धन आवेश है। तो आप बताइए जब धन आवेश रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा या आया होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकला होगा, निकल गया, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता होगी, कमी होगी। जैसे हमारे पास पैसा है, हमारे पॉकेट में कुछ पैसा है, अगर वो निकल जाएगा तो कम हो जाएगा हमारे पास पैसा की अधिक हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। जब निकल जाएगा तो कम हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ भी जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ठीक है, कमी है, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतराल में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। इसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित होती है। देखिए 5 एम्पीयर की धारा, जो धारा दिया है, धारा को आप आई से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। आई इज इक्वल टू कितना है, 5 एम्पियर, और 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। टाइम दिया हुआ है, इसका टाइम को टी से दिखाते हैं, और ये है 8 सेकंड। ठीक है, और इस समय अंतराल में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक है, आपसे एन पूछ रहा है, एन की वैल्यू, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, एन की वैल्यू फाइंड करना है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो, उस परिपथ का प्रतिरोध को आप आर से दिखाते हो, और ये है 20 ओम, 20 ओम। तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो जो ऊष्मा है वो निकालना है। ऊष्मा को, उत्पन्न ऊष्मा को H से डिनोट करते हैं, हीट, थर्मल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हैं, वो वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं। तो आप जानते हैं उस पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी। आवेश अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा Ne। तो N की वैल्यू देखिए, Q की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, Q की वैल्यू कितना है, Q की वैल्यू नहीं मालूम है, और Q इज इक्वल टू आप जानते हैं IT होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। तो Q के स्थान पे आप IT रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे Q नहीं दिया हुआ है। जब Q नहीं दिया है तो Q को निकालने के लिए इलेक्ट्रिक करंट और समय दिया हुआ है, तो उनका यूज कर लेंगे, Q के स्थान पे IT रख देंगे। ठीक है, तो देखिए Ne, और यहाँ पर I की वैल्यू दिया है 5 एम्पियर, और समय का मान दिया है 8 सेकेंड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, और E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां से देखेंगे तो ये 40 हो जाएगा, इक्वल टू n इंटू 1.6
इंटू 10⁻⁻19। तो यहां से n इक्वल टू निकालेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 40/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू, देखिए ये पॉइंट हटा देंगे ये वाला, तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि एक अंक पे दशमलव है, ये 40 हो जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा, ये 400 हो जाएगा और ये बचेगा 16। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 घात -19 है, तो ये प्लस में हो जाएगा घात, तो 10 घात कितना हो जाएगा 19। ठीक है, इतना आ जाएगा 10 घात 19। अब इसमें देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप यहाँ 4 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 4 चौ 16, ठीक है, ये 4 आ जाएगा और इंटू 10⁻19 कितना हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन। ये इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, तो एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इतने। अब इसे पूछ रहा है कि यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। देखिए किसी भी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा के लिए फार्मूला क्या होता है, उत्पन्न ऊष्मा जो होती है, ठीक है, जो ऊष्मा का फार्मूला होता है वो H इक्वल टू VIT, और क्या होता है I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, और होता है V स्क्वायर T/R, ये होता है। और ये उत्पन्न ऊष्मा जूल में होती है, किसमें होती है, जूल में। ऊष्मा के 3 मात्रक होते हैं, एक जूल होता है, एक कैलोरी होता है, एक किलो कैलोरी होता है। इस क्वेश्चन में देखिए केवल आपसे कह रहा है उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, यह मात्रक नहीं बताया है आपको कि मात्रक क्या होगा, किस मात्रक में आपको निकालना है। अगर वो कहता कि कैलोरी में निकालिए तो आप कैलोरी में निकालते, अगर कहता किलो कैलोरी में निकालिए तो किलो कैलोरी में निकालते, अगर जूल में कहता तो आप जूल में निकालते। लेकिन यहाँ नहीं कह रहा है, कोई मात्रक नहीं कह रहा, केवल कह रहा है उष्मा निकालिए, तो आप बिल्कुल फ्री हो, आपकी अपनी मर्जी है, चाहे उसमें आप जूल में निकाल लो, चाहे आप कैलोरी में निकाल लो, चाहे आप किलो कैलोरी में निकाल लो। तो कैलोरी और किलो कैलोरी में निकालते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो आप लोग जूल में निकालिए, फिर से क्या करिए, जूल में निकालिए। तो देखिए जूल में निकालेंगे, अब इसमें इससे भी निकाल सकते हैं आप, इस वैल्यू से, इस वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, इस वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकाल पाएंगे उसी से जो दिया होगा, जो गिवन होगा। तो दिया क्या है पहले देख लेते हैं। एक देखिए धारा की वैल्यू दिया हुआ है और एक समय की वैल्यू दिया है, धारा है और समय है और उसके साथ क्या है, प्रतिरोध है। ये 3 चीजें हमें मालूम है, धारा, समय और प्रतिरोध। तो देख लेते हैं इसमें कहाँ है, धारा भी है, प्रतिरोध है और समय है, वो देखिए इसमें है, इसी में ये तीनों चीजें हैं। हम एच का यही वाला सूत्र लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूले में ये वैल्यू रखेंगे। H इक्वल टू I की वैल्यू है कितनी, 5 एम्पियर, तो I के स्थान पर 5 रख देंगे, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, और T R की वैल्यू कितना है 20, R के स्थान पे कितना रख देंगे 20, और टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 8 सेकेंड, 8। तो देखिए 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 8 दूनी 16, और एक जीरो है ये ले लेंगे, इसका गुणा कर दीजिए, 25 का जीरो, 25 छक्का कितना होता है 150, तो 150 का जीरो हो जाएगा 15, 25 नम 25 और 25 15, 25 15 होता है 40, ठीक है। तो ये H की वैल्यू आ जाएगी, और किसमें आएगी, ये जूल में आएगी, ये वैल्यू आपकी जूल में आएगी। तो एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। दो चीजें देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे, दो चीजें पूछ रहा था, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था कितना होगा, एक आपसे पूछ रहा था उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां आ गए और उत्पन्न ऊष्मा यहां आ गया, ठीक है, को देख लीजिए एक बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
इसमें कह रहा है एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, तो एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट दे रहा है I इज इक्वल टू, यहाँ पर I इज इक्वल टू दे रहा है 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तार में 20 मिनट में। यहाँ टाइम किस में दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है। 20 मिनट, 20 मिनट, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए तो 20 और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1200 सेकंड। कितना हो जाएगा? 1200 सेकंड। तो हमारा टाइम जो आ गया ये 1200 सेकंड आ गया। कितना आवेश प्रवाहित होगा? कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी कि आपसे आवेश की मात्रा पूछ रहा है, क्यू की मात्रा पूछ रहा है। यदि कह रहा है प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो देखिए पहले यहां से क्यू फाइंड कर लेते हैं। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? आई टी। आई की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2.5 और टाइम कितना दिया हुआ है? 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देख लीजिए एक पॉइंट एक अंक पे है तो एक जीरो हट जाएगा, केवल 120 बचेगा, तो एक जीरो ये बढ़ा लेंगे और 25 दूना 50, जीरो, उसका 5, 25 25, 5 30, ये हो जाएगा 300 कूलाम। क्या हो जाएगा? सॉरी 3000 कूलाम। कितना आ जाएगा? 3000 कूलाम। ये आपका आ गया। तो एक आंसर आपका ये आ गया। पूछ रहा था कितने आवेश होंगे, कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो एक आंसर आपका ये आ गया। तो इसमें दूसरा आंसर क्या आ रहा है? प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे ये देख लेते हैं। तो इसमें देखिए धारा का मान दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट कितना है? 2.5 एम्पियर, और अब आपको लेना है टी कितना? एक सेकंड लेना है, क्योंकि प्रति सेकंड, प्रति सेकंड मतलब क्या होता है? एक सेकंड में। तो एक सेकंड में आवेश कितने होंगे? तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? आई टी। ठीक है, तो Q आई टी होता है। तो Q के स्थान पे देखिए, अगर आप Q लेते हो, Q, तो Q के स्थान पर आप NE ले सकते हो। Q बराबर NE होता है। तो N निकालना है आपको, तो N बराबर करोगे तो आई टी, ये E नीचे चला जाएगा। तो देखिए N इज इक्वल टू, आई की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ? 2.5, और टाइम है 1 सेकेंड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक अंक पे दशमलव ये है, एक अंक पे दशमलव ये है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25/16। इसको ऊपर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 19, प्लस में हो जाएगा। तो एन इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दीजिए 16 से। 16 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो देखिए कितना आता है। 16 से अगर आप डिवाइड कर देंगे 25 को, एक बार जाएगा 16, और इसमें से माइनस कर लेंगे तो 15 में से 6 घटा देंगे 9 आ जाएगा, और ये एक बचेगा, हो गया 9। और फिर उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, फिर ये जीरो बढ़ेगा, 16 पंचे कितना हो जाएगा? 80, फिर आ जाएगा ये 10, एक जीरो और बढ़ा के 16 छक्का 96, 96। ठीक है, तो हो गया इतना, बहुत है 1.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.56 इंटू 10 टू पावर 19। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया आपका। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी याद कीजिए। तो एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है,
और सभी क्वेश्चन को फिर से आप दोहरा लीजिएगा, बार बार दोहरा लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रैक्टिस करने पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बिल्कुल आप अच्छा कर पाओगे एग्जाम में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक चालक का प्रतिरोध 9.6 ओम है, उसके सिरों के बीच उसके सिरों के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, चालक से बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर। तो देख लीजिए यहाँ पर चालक का प्रतिरोध दिया है 9.6 ओम। प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं, प्रतिरोध को R से दिखाते हैं। तो R की वैल्यू दिया हुआ है 9.6 ओम, ठीक है। और उसके सिरों के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर है, तो विभवांतर को किससे दिखाते हैं, V से। और ये दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है। चालक में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो आपसे आई पूछ रहा है, आई फाइंड करना, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए ओम का नियम लगा दीजिए। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V की वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट, आई फाइंड करना है, आपको निकालना है, और R दिया हुआ है 9.6। तो I इज इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 9.6। अब ये पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 और अपॉन 96। आप इसको देखिए, I इज इक्वल टू आपका आ गया 120 अपॉन 96। 3 से काट लीजिए, 3 चौ 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, और काट लीजिए 4 से, तो 4 दाम 40 हो जाएगा, 4 32, ठीक है। और काट लेंगे इसको तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा। और काट लेंगे तो ये देख लीजिए, 4 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए, 4 एक नम 4 हो जाएगा। फिर बचेगा 10, पॉइंट लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा कितना एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, V इज इक्वल टू आई आर लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध 150 ओम है। जो वैद्युत हीटर का प्रतिरोध है, वैद्युत हीटर का प्रतिरोध है वो है 150। वैद्युत हीटर का प्रतिरोध है, ये है 150 ओम। कितना है, 150 ओम। हीटर का प्रतिरोध 150 ओम, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ कितना है, 150 ओम। ये हीटर का प्रतिरोध है, तथा इसमें 1 एम्पियर तक विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है, एम्पियर, मैक्सिमम 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो सकती है, उससे अधिक धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी कि इससे अधिक धारा प्रवाहित करेंगे ये खराब हो जाएगा, ठीक है। इसे 220 वोल्ट मेंस पर प्रयुक्त करने के लिए वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। 220 वोल्ट दिया हुआ है। करने के लिए कम से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, आपसे कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, ठीक है, जिससे हीटर सुरक्षित रहे। हीटर सुरक्षित रहे तो हम मान लेते हैं R डैश प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। R डैश प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी, तो मान लेते हैं R डैश प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा उतनी रहेगी। देखिए विभवांतर तो इतना ही है, विभवांतर आपका 220 वोल्ट ही रहे, और हीटर में धारा भी 1 एम्पियर से ज्यादा ना हो, तो कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं उसके श्रेणी क्रम में R डैश प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। जब श्रेणी क्रम में R डैश प्रतिरोध जोड़ोगे तो देखिए V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I, और श्रेणी क्रम में R जोड़ दोगे तो R तो एक हीटर का है प्रतिरोध, और उसके बाद R डैश और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, R डैश।
तो V 220 वोल्ट और I कितना है 1 एम्पियर और R का मान 150 है और प्लस R डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा 220 150 प्लस R डैश। यहाँ R डैश की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 220, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू 220 में इसको घटा दीजिए। ठीक है, 220 में 150 अगर घटा देंगे आप तो कितना बचेगा 12 में से 5 घटा देंगे 7, यानी कि 70 ओम। कितना आ जाएगा 70 ओम। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अतः अतः हीटर में क्या करना पड़ेगा, हीटर में विद्युत परिपथ कितना है, तो हीटर में या हीटर के साथ कह सकते हैं, हीटर के साथ क्या करना पड़ेगा 70 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। 70 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। क्योंकि अगर देखिए, अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तभी 1 एम्पीयर धारा रहेगी, क्योंकि 220 वोल्ट पे आप सप्लाई कर रहे हो। अगर 220 वोल्ट सप्लाई कर रहे हो, प्रतिरोध का मान कम रहेगा तो वो हीटर खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 एम्पीयर से अधिक धारा हो जाएगी। इसीलिए बढ़ा देते हैं ताकि धारा का मान कम हो जाएगा। और प्रतिरोध कैसे बढ़ेगा, जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे। ठीक है, देख लीजिए इसको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है समान लंबाई, समान लंबाई के एक ही पदार्थ के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहले तार का प्रतिरोध 4.5 ओम हो तो दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है, प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, प्रतिरोध का जो फार्मूला आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो R इज इक्वल टू तो L बाई ए। ठीक है, जो आप यहाँ पढ़ते हो वो क्या पढ़ते हो, R इज इक्वल टू, देखिए इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, शायद वहां दिखना ही रहा है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है रो L बाई ए। जैसे कोई तार है, कोई लंबा तार है, अगर ऐसे बेलनाकार तार होता है, आप जानते हो ये तार है, तो ये तार की लंबाई है L, और तार का जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, जैसे तार है आप उसको काट दोगे तो काटने पर जो ये क्षेत्रफल मिलता है ना, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होता है। तो और ये जो रो है ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है, या इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। और ये प्रतिरोधकता किसी तार के पदार्थ का होता है। ठीक है, तो देखिए अगर ये क्षेत्रफल है, अगर इसको त्रिज्या के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये कैसा होता है वृत्तीय होता है, वृत्तीय सतह होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके स्थान पे आप पाई आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो एक तार है दो तार है, दोनों तारों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो R1 अनुपाते R2 ये दिया हुआ है, ये आपका है 2:3। तो R1 अपॉन R2 अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, और प्रतिरोध का फॉर्मूला ये आप पढ़ते हो तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो अगर इसको त्रिज्या के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा रो L, और इसके स्थान में क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पहले तार के लिए, अगर आप पहले तार के लिए लेंगे, पहले तार के लिए पहले तार के लिए करा समान लंबाई, यानी कि दोनों की लंबाइयां समान है। पहले तार के लिए अगर देखेंगे तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा रो, ठीक है, समान लंबाई के एक ही पदार्थ है तो लंबाई देखिए जब समान लंबाई का एक ही पदार्थ रहेगा तो दोनों तारों की लंबाइयां क्या रहेंगी एक ही लीजिएगा। और कह रहा है एक ही पदार्थ है, जब एक ही पदार्थ है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी दोनों तारों का क्या होगा सेम होगा, ये दोनों वैल्यू सेम लेंगे। ठीक है, तो पहले तार में रो उसकी लंबाई L, और त्रिज्या देखेंगे तो R1 मान लेंगे, त्रिज्या R1 का स्क्वायर। तो ये पहले तार के लिए हो गया समीकरण 1।
ऐसे दूसरे तार के लिए निकालेंगे, जब दूसरा तार रहेगा, दूसरे तार के लिए जब आप दूसरे तार के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू रो एल बाई, उसका भी रो लेंगे, लंबाई वही है, कह रहा है एक समान लंबाई है, और पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। इसमें अगर हम संबंध निकालें तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड, दोनों डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से। जब डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2। ठीक है, जब आप डिवाइड कर देंगे देखिए रो से रो कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार लिख लेते हैं, रो एल अपॉन पाई R1 का स्क्वायर। जब इसको बटे में करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो रो एल नीचे हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई R2 का स्क्वायर। तो रो एल से रो एल कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ये संबंध आ गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो इसको आप थोड़ा पलट दीजिए, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप पलटेंगे तो देखिए, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिख रहा है वहां पे, बिल्कुल दिख रहा है। तो देखिए क्या है, पलट देंगे तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R1, और ये ऊपर हो जाएगा R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। तो R1 यहाँ पे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए एक वैल्यू दिया है, यदि पहले तार का प्रतिरोध 4.5 ओम हो, पहले का प्रतिरोध दिया है, यानी कि R1 का मान दिया है 4.5, R2 निकालना है, और R1 अपॉन R2 आपने देखा कितना है, 2/3 है, तो इसके स्थान पर रख देंगे 2/3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 4.5 अपॉन R2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, 4 हो जाएगा और ये 9। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर जो वैल्यू आप, अच्छा यहाँ पे पलट दिया था आपने, ठीक है, यहां पर देखिए R2 अपॉन R1 था, और R2 अपॉन R1 था, R2 अपॉन R1 जब आपने पलट दिया तो वो ऊपर हो गया, वो नीचे हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ये R2 अपॉन R1 है ना, ये क्या है, R2 अपॉन R1 है। यहाँ पर कैलकुलेशन देख लीजिए, तो ये जो है वैल्यू, ये वैल्यू, ये क्या है, R2 ऊपर है और ये नीचे है, तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 इक्वल टू ये R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। R2 आपको निकालना है और R1 की वैल्यू दिया है कितना, 4.5 इक्वल टू R1 अपॉन R2 कितना है, 2/3, ये दिया हुआ है आपका 2/3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो R2 इज इक्वल टू, अगर करेंगे तो ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.5 और ये हो जाएगा 4/9, तो 9 बचे 45, 0.5 आ जाएगा, 5 तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2.0 ओम। ये आ गया प्रतिरोध, दूसरे तार का प्रतिरोध। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार। चलिए ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है 20 ओम, 24 ओम, 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम में, फिर कह रहा समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 प्रतिरोध दिया है, यानी कि R1 की वैल्यू दिया हुआ है, एक प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध को क्या कहेंगे, R1, दूसरे प्रतिरोध को क्या कहेंगे, R2, तीसरे प्रतिरोध को क्या कहेंगे, R3। तीनों वैल्यू दिया है 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम। ये दिया हुआ है 20 ओम, ये दिया हुआ है 24 ओम और ये दिया हुआ है 30 ओम।
ये तीनों वैल्यू दिया हुआ है 20, 24 और 30। कह रहा है श्रेणी क्रम में पहले जोड़ते हैं, तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, श्रेणी क्रम में। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट कह रहा है श्रेणी क्रम में। जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, जब आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो श्रेणी क्रम में आप जानते हो क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितना है 20 ओम, R2 की वैल्यू कितना है 24 ओम, R3 की वैल्यू कितना है 30 ओम। तो R इज इक्वल टू अगर इसको निकालेंगे क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 4, 3 2 5 6 7, ये हो जाएगा 74 ओम। क्या हो जाएगा 74 ओम। तो एक आंसर आपका ये आ गया। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब ये आ जाएगा। दूसरा इसमें कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ते हैं, दोनों को किस क्रम में जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आप समांतर क्रम का सूत्र जानते हो। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितना है 20 ओम, 20 ओम, और R2 की वैल्यू कितना है 24 ओम, ठीक है 24 ओम, और R3 की वैल्यू कितना है 30 ओम, 30 ओम। ये हो गया आपका 30 ओम। तो 1/r इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम देख लीजिए 480 अगर ले लेंगे, 480 क्या 240 अगर ले लेंगे, 240 तब भी हो जाएगा 240, 120 अगर ले लेंगे 120 तब भी हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका एलसीएम ले लेते हैं 120, अगर 120 एलसीएम ले लेते हैं 120, तो इससे आप डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 24, 5 दूनी 10 2 12, ठीक है। और इससे आप डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 5 11 और 4 15, 120। अब ये पलट देंगे क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 120/15, 120/15, 15 से आप डिवाइड करेंगे इसको कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 8 ओम, कितना हो गया 8 ओम, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया 8वां क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इसमें कह रहा है देख लीजिए, इसमें कह रहा है 4 ओम, 4 ओम, इसमें आपसे कह रहा है 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम तथा 24 ओम, 4 प्रतिरोध दिया हुआ है यहाँ पर। कितने प्रतिरोध दिया है, 4 प्रतिरोध। तो R1 दिया हुआ है यहाँ पर, R1, R1 कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 4 ओम, R1 है 4 ओम। R2 की जो वैल्यू है यहाँ पर, R2 की वैल्यू है 8 ओम, 8 ओम, और R3 की वैल्यू दिया है 12 ओम, 12 ओम यानी कि 12 ओम, और इसके बाद दिया है 24 ओम। कितना दिया है 24 ओम, तो ये दिया है 24 ओम। इसमें कह रहा है कि कैसे संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम, दूसरा पॉइंट कह रहा है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, परिपथ आरेख भी बनाइए। तो देखिए इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब प्रतिरोधों को बढ़ाना होता है
उसको क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो वो बढ़ जाता है। प्रतिरोधों को घटाना होता है तो उनको क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगर अधिक से अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना है तो सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दो। अगर न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना है, न्यूनतम मतलब कि कम से कम प्रतिरोध, तो उनको क्या करोगे, सबको सभी प्रतिरोधों को क्या करो, समांतर क्रम में जोड़ दो। ठीक है, तो देख लीजिए, तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो देखिए अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, अधिकतम अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध रहेगा तो क्या करोगे, उन्हें आप सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे। जैसे एक प्रतिरोध ये हो गया, फिर आप परिपथ आरेख भी बनाइए, और एक प्रतिरोध ये हो गया, और एक प्रतिरोध ये हो गया, और एक प्रतिरोध ये हो गया। तो ये चारों के चारों चार प्रतिरोध हैं, ये मान लेते हैं ए और बी के बीच जुड़े हैं, तो ये किस में जुड़े हैं, सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ये R1 हो जाएगा जो कि 4 ओम है, ये R2 हो जाएगा जो कि आपका 8 ओम है, और ये R3 हो जाएगा जो कि आपका है 12 ओम, 12 ओम, और ये R4 हो जाएगा जो है आपका 24 ओम। ठीक है, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। श्रेणी क्रम का ये परिपथ आरेख है, और श्रेणी क्रम का फार्मूला आप जानते हैं, R इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो R इज इक्वल टू R1 कितना है 4, R2 कितना है 8, और R3 कितना है 12, और R4 कितना है 24। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 24, 24 24 कितना हो जाएगा, 48, 48। ये हो जाएगा 48 ओम, 48 ओम। ये अधिक से अधिक प्रतिरोध हो गया, कितना प्राप्त होगा, तो कह रहा है कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, न्यूनतम प्रतिरोध, आपसे कह रहा है न्यूनतम प्रतिरोध। जब न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है आपको, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, देख लीजिए, जैसे ये प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध ये हो गया, ठीक है, और चार प्रतिरोध हैं, चारों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे आप। ठीक है, चारों प्रतिरोधों को आप जोड़ देंगे, देखिए एक प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, और ये आपका तीसरा प्रतिरोध हो गया, और ये आपका, एक मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू लिखने में फिर दिक्कत होगी। तो ये पहला प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध ये हो गया आपका, इसके बाद ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, इसके बाद ये तीसरा प्रतिरोध हो गया आपका, फिर उसके बाद ये चौथा प्रतिरोध होगा। चार प्रतिरोध है, और चारों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, चारों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। ये ठीक है, ये ए पॉइंट है मान लीजिए, और ये बी पॉइंट है, इन पॉइंट के बीच वो जुड़े हैं। तो इसमें ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध जो है, ये कितना है, R1 इज इक्वल टू 4 ओम है, R2 इज इक्वल टू 8 ओम है, और R3 इज इक्वल टू है 12 ओम, और R4 इज इक्वल टू है 24 ओम। ठीक है, तो ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये परिपथ हो गया, आपसे परिपथ आरेख भी पूछ रहा था, तो ये परिपथ आरेख हो गया। इसमें अगर आप निकालेंगे तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। तो 1/r इज इक्वल टू 1/4 ओम, 1/8, 1/12, 1/24, सभी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 1/r इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 24 6, ठीक है, 4 6 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, और 24 कलम 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू, ये जोड़ लीजिए तो 6 3 9 10 11 1 12, 12 हो जाएगा, और ये 24, ये पलट दीजिए तो r बराबर हो जाएगा 24/12। ये काट दीजिए, 2 बार जाएगा, तो r की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 2 ओम। तो अधिक से अधिक कितना प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं, 48।
कम से कम कितना प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं, 2 ओम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अधिकतम मिलेगा और समांतर क्रम में जोड़ने पर न्यूनतम मिलेगा। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 ओम का जो प्रतिरोध है वो कहां पर है? 3 ओम का प्रतिरोध ये है, ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर है। दोनों 3 ओम के प्रतिरोध हैं, दोनों 3 ओम के प्रतिरोध हैं। जो दोनों 3 ओम का प्रतिरोध है, तो देख लीजिए इसमें, अब इसमें देख लीजिए कि यहां से देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, ये प्लस है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, और ये निगेटिव है। इस बैटरी से जो धारा प्रवाहित होगी ना, वो यहां से ऐसे जाएगी। ठीक है, वो यहां से ऐसी धारा जाएगी, और जब यहां जाएगी तो यहां धारा 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक धारा, यहां धारा 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक इधर से जाएगी धारा और एक धारा इधर से जाएगी। तो कुछ धारा उधर से जाएगी और कुछ धारा इधर से जाएगी। ठीक है, तो कह रहा 3 ओम में प्रवाहित धारा, इसमें से कितनी धारा जाएगी ये आपको निकालना है। इधर से कितनी धारा जाएगी वो निकालना है, इधर से कुछ धारा जाएगी। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, पहले हम इसमें टोटल जो वोल्टेज है देख लीजिए। टोटल वोल्टेज ये 3 ओम है, तो 3 ओम इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच है, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये 3 वोल्ट ही होगा, ये 3 वोल्ट ही होगा दोनों में। तो यहां से यहां के बीच धारा लेनी है, तो यहां से यहां के बीच अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज कितना है, V कितना है, ये दिया हुआ है 3 वोल्ट। कितना है? 3 वोल्ट दिया हुआ है। और यहां से यहां तक में अगर आप देखिए तो ये 3 ओम, ये 3 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो R1 3 ओम है और R2 भी किस में है? 3 ओम है, और दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R इज इक्वल टू ये जाएगा 3 प्लस 3, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, तो धारा उसमें निकालनी है, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? IR, और V दिया हुआ है 3 वोल्ट, और I और प्रतिरोध आपका आ गया 6, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 3/6। तो इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, तो धारा आ जाएगी 0.5 एम्पियर। ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद